हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर देख रहे थे, करंट अफेयर्स देख रहे थे, और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के करंट अफेयर्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम मैक्सिमम 4 लेक्चर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर कर लेंगे। पर 2021 के अंदर करंट अफेयर्स ज़्यादा होने की वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से करंट अफेयर्स ज़्यादा होने की वजह से, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कुछ भी स्किप हो जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसा इस वजह से हमारे 2 लेक्चर इसके अलावा और आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। कल और परसों एक लेक्चर आएगा। अदरवाइज हम इसको 2 लेक्चर्स को बाकी बचे हुए एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम फिर आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसलिए हम आपको एमसीक्यूज़ भी साथ साथ दे रहे हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स भी करा रहे हैं। शाम को आज 5 बजे हमारा एमसीक्यूज़ का एक लेक्चर आएगा कल की तरह, तो आप उसे भी देखना ना भूलिए, ज़रूर रेफर कीजिए। अकाउंट्स पर बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का लेक्चर भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपको टर्म्स कुछ नए सीखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है हमारी एनबी आईओटी नेटवर्क, नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क। देखिए एनबी क्या है, नैरो बैंड, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये नेटवर्क है। इसके रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये क्या है, स्काइलोटेक इंडिया ने भारत में सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल के साथ साझेदारी की है। तो ये क्या है, ये नया मेड इन इंडिया सॉल्यूशन जिसे स्काइलो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में एनबी आईओटी नेटवर्क किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये स्काइलो इंडिया द्वारा विकसित किया गया है बीएसएनएल के साथ साझेदारी करके। तो बीएसएनएल के सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा और भारतीय समुद्रों सहित यानी कि इंडियन मरीन सर्विसेज में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और पूरे पैन इंडिया यानी कि अखिल भारतीय कवरेज इसका होगा। इसका दायरा इतना व्यापक होगा कि भारत की सीमा के भीतर कोई स्थान इससे अछूता नहीं रहेगा। नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, ये दुनिया का पहला उपग्रह आधारित एनबी आईओटी नेटवर्क है। देखिए इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आपको यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। देखिए यूपीएससी का आपने कभी नोटिस किया है, यूपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करती है किसी भी एग्जाम का, तो उसमें क्या उसकी क्वालिफिकेशन में क्या लिखा होता है कि सामान्य जैसे कि बैचलर डिग्री अगर मांगी गई होती है, तो उसमें जब आप उसका सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के में अंदर जो टॉपिक दिए हुए होते हैं उन टॉपिक्स के साथ या उससे पहले एक लाइन लिखी हुई मेंशन करती है यूपीएससी के एक सामान्य स्नातक व्यक्ति से जितनी उम्मीद की जा सकती है, मतलब ऐसे ही लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज एकदम ऐसी नहीं होती जैसे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी से ही मिलती जुलती कि एक सामान्य जागरूक व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है उसी पर आधारित, उतनी ही अपेक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन जो है टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि इस न्यूज़ से रिलेटेड आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसको देखकर आपको एक कोई चीज़ हो सकता है याद आ रही हो। आपने काफ़ी बार ऐड देखा होगा अपने यूट्यूब पर अमेजोन एलेक्सा का। एलेक्सा, तो एलेक्सा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए, यही इसी को कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस से क्या तात्पर्य होता है, अवेयरनेस से यही तात्पर्य होता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपनी आसपास की चीजों को। तो ये ऑब्जर्वेशन पर ही रिलेटेड है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये एलेक्सा जो प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, ये अमेजोन का है, क्योंकि अमेजोन इसका ऐड देता है, स्पॉन्सरशिप करता है। लेकिन आप में से जो ज्यादातर लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं सैमसंग के, उनको ये मोबाइल फोन यूज करने के बावजूद भी ये नहीं पता होगा कि सैमसंग का इनबिल्ट, जो कि अब सैमसंग के मोबाइल्स में इनबिल्ट आता है, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक नया सॉफ्टवेयर जो कि आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, बिक्सबी। जैसे कि आप ऊंचे मॉडल यूज करते हैं तो आप जैसे कि स्लाइड उसको स्वाइप करेंगे, राइट या लेफ्ट स्वाइप करेंगे स्क्रीन को, अपनी होम स्क्रीन को मोबाइल की, तो एकदम से एक ऑप्शन खुलता है बिक्सबी। तो बिक्सबी क्या है, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। तो ये सैमसंग का है। तो इस तरह हम ये बताना चाह रहे थे कि इस न्यूज से रिलेटेड आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको कंपनीज दे रखी होंगी, दूसरी साइड उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर दे रखे होंगे या प्रोग्राम दे रखे होंगे। जैसे कि हम आपको एक बार बता दें कि अमेजोन का क्या है, सभी को पता है एलेक्सा अमेजोन का है। इसी तरह सैमसंग का क्या है, सैमसंग का बिक्सबी है, बिक्सबी आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपका एप्पल का कौन सा है, एप्पल का कौन सा है, सिरी, आईफोन का सिरी है शायद,
तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का क्या, गूगल का क्या है, गूगल का भी है, ओके, गूगल आप गूगल का भी देख सकते हैं। तो ये इसी तरह आप गूगल, IBM के, ये सबके आपको पता होने चाहिए जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं या यूज किए जाते हैं इनके द्वारा सॉफ्टवेयर। तो ये तकनीक भारत के प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी IoT कनेक्टिविटी लाने की दूरसंचार विभाग और नीति आयोग की योजना का समर्थन करती है, जहां इस तकनीक को पहले ही सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय रेलवे, मछली पकड़ने के जहाज और पूरे भारत में जुड़े वाहनों को सक्षम करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। तो इसी तरह ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली इसी में है IoT भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क प्रदान करता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स या अन्य उपकरण पर और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के उद्देश्य से सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के साथ ये एम्बेडेड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल कि आप जैसे कि आपका पूरा रूम या पूरा घर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है, सब कुछ इंटरनेट से लिंक है। जैसे कि आप जैसे ही कमरे में आएंगे अपने, तो आपके कमरे के फैन ऑन हो जाते हैं। जैसे कि आप सोने जाएंगे, जैसे ही लेटेंगे बेड पर, तो आपके कमरे की लाइट्स अपने ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएंगी। जब आप सुबह को ऑफिस जाएंगे, तो ऑफिस जाते ही जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे, रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाएगा। आप घर से बाहर निकलेंगे, घर का मेन गेट अपने आप लॉक हो जाएगा। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, गाड़ी का डोर जो है अपने आप ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अंदर बैठेंगे, वो लॉक हो जाएगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। IoT की परिभाषा कई तकनीकों, रियल टाइम एनालिटिक्स, AI सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर और एम्बेडेड सिस्टम के अभिसरण के कारण विकसित हुआ है। उपभोक्ता बाजार में IoT तकनीक उपकरणों सहित स्मार्ट होम की अवधारणा से संबंधित उत्पादों का सबसे समानार्थी है। देखिए स्मार्ट होम के जो अभी हमने एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे ही आप कमरे के अंदर एंटर होते हैं कि कमरे का डोर बंद हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जब आप लेटने जाते हैं लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं, आपका AC ऑन हो जाता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के और स्मार्ट होम के। अगली न्यूज है हमारी एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए $9 बिलियन की कोविड-19 वैक्सीन पहल शुरू की है, वैक्सीन इनिशिएटिव। अब ये वैक्सीन इनिशिएटिव क्या है? एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ये एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू की गई। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे वर्ल्ड बैंक देकर या WHO देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी ये किसके द्वारा शुरू की गई है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अब आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी डिटेल पता होनी चाहिए कि कहां पर सिचुएटेड है, कौन से इसमें पार्टनर कंट्रीज हैं, इसके पार्टनरशिप बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, और दूसरा इसमें ये कब स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो इसकी $9 बिलियन की एक पहल है जो इसकी विकासशील सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना वायरस के टीके खरीदने और वितरित करने में मदद करेगी। इसकी सुविधा में शामिल भागों में कोल्ड चेन भंडारण, यानी कि कोल्ड चेन आपका स्टोरेज और परिवहन, वाहन वितरण अवसंरचना, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रसंस्करण सुविधाएं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी शामिल हैं। अब आगे क्या है? AP वैक्स, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो इसका क्या है? ये इसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला होगा रैपिड रेस्पॉन्स कंपोनेंट, ये क्या होगा? महत्वपूर्ण वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स, टीकों की खरीद और टीकों के परिवहन का समर्थन करने के लिए क्या होगा? रैपिड रेस्पॉन्स कंपोनेंट, रैपिड रेस्पॉन्स आपका कंपोनेंट, रैपिड रेस्पॉन्स कंपोनेंट। दूसरा इसका कंपोनेंट होगा परियोजना निवेश घटक, परियोजना प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ये क्या करेगा? निर्माण क्षमता में संबद्ध निवेश के साथ साथ टीकों के सफल वितरण और प्रशासन के लिए प्रणालियों में निवेश ये प्रोत्साहित करेगा। अब इसमें क्या है? कोवैक्स, ये गावी के बारे में हमने पहले भी न्यूज में डिस्कशन किया था। गावी क्या है? आपका ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम है ये, द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी और WHO के सह नेतृत्व वाला ये गठबंधन है गावी। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों के विकास और निर्माण में तेजी लाना और दुनिया के हर देश के लिए उचित और समान पहुंच की गारंटी देना है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। ये एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1966 में स्थापित क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ये 68 सदस्य हैं, जिसमें से 48 एशिया और प्रशांत के भीतर के हैं और 19 एशिया पैसिफिक के बाहर के क्षेत्र हैं, बाहर के देश हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। आगे न्यूज है, अगली न्यूज है हमारी प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून क्या है? 312 दिनों तक हवा में रहकर सबसे लंबी समताप मंडलीय उड़ान का नया रिकॉर्ड बनाया है। देखिए प्रोजेक्ट लून क्या है? ये एक तरह का बैलून है।
बैलून के जरिए क्या किया जाता है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कहां पर, किन क्षेत्रों में। देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ बड़े क्षेत्रों में या बड़े शहरों में अक्सर, या फिर कुछ एरियाज में, गांवों में, स्पेशली बड़े क्षेत्रों में जो किया जाता है, बड़े शहरों में इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया जाता है वो इसके एडवर्टीजमेंट पर्पज से किया जाता है। लेकिन जो इसका मेन पर्पज जो है, मेन जो पर्पज है इसको बनाने का, वो रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। देखिए बैलून बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा बहुत ऊंचाई पर, तो वहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी रिमोट एरियाज को प्रदान की जाती है। तो ये गूगल सहायक कंपनी के तहत एक परियोजना है। इसमें समताप मंडल के गुब्बारों का एक नेटवर्क होता है, यानी कि जो आपके समताप मंडल में होते हैं, समताप मंडल की ऊंचाई तक गुब्बारे भेजे जाते हैं और वहां से इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जिसे दुनिया भर के ग्रामीण और दूर दराज के समुदायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि एक तो रूरल एरियाज के लिए स्पेशली, और स्पेशली फॉर रिमोट एरियाज। इन रिमोट एरियाज के लिए जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज की पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है, वहां पर नेटवर्क प्रदान करने के लिए इन प्रोजेक्ट लून का यूज किया जाता है। यानी कि ये बलून होते हैं। इन बलून के अंदर कौन सी गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल होते हैं। अब हीलियम का जहां जिक्र आया है तो आपको साइंस की दृष्टि से, जनरल साइंस की दृष्टि से ये पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितनी, सबसे ज्यादा ऊंचाई तक कौन सी गैस ट्रेवल कर सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, इसी तरह कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, इसी तरह हाइड्रोजन और हीलियम कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। ये एनसीईआरटी की बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब कुछ। तो बेसिक एनसीईआरटी यूपीएससी बहुत फोकस करती है, इसलिए अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बेस भी पूछ लिया जाए कि समताप मंडल तक निम्नलिखित में से कौन सी गैस समताप मंडल के बाहर तक ट्रेवल कर सकती है या ट्रेवल करने में सक्षम है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस सक्षम है समताप मंडल के बाहर तक ट्रेवल करने में। तो इस परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल होते हैं जो समताप मंडल में रहते हैं और हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। इस परियोजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई देशों और उनके प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग किया गया है। आगे है इसमें वाइड स्पेस इंटरनेट। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक वाइड स्पेस इंटरनेट होता है। ये वाइड स्पेस के नाम से जाने जाने वाला रेडियो स्पेक्ट्रम के एक हिस्से का उपयोग करता है। देखिए इसमें एक टर्म होता है वाइड स्पेस इंटरनेट। वाइड स्पेस क्या होता है, ये रेडियो स्पेक्ट्रम का एक हिस्से का उपयोग करता है। वाइड स्पेस वायरलेस स्पेक्ट्रम में अप्रयुक्त प्रसारण आवृत्तियों को संदर्भित करता है। ये स्थान 4G मोबाइल के समान ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। यानी कि वाइड स्पेस क्या करता है, ये 4G स्पीड के बराबर इंटरनेट सर्विस प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट कई देशों में असेवित क्षेत्रों में वाइड स्पेस इंटरनेट प्रदान कर रहा है। यानी कि बहुत से क्षेत्रों में जो कि रिमोट एरियाज है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या कर रही है, इंटरनेट वाइड स्पेस इंटरनेट प्रदान कर रही है। वाइड स्पेस का मतलब क्या है, 4G स्पीड से इंटरनेट सर्विसेज प्रदान कर रही है। अब इसी से रिलेटेड स्टारलिंक, आपको पता होना चाहिए स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है, ये स्पेस एक्स का है। ये उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसका निर्माण स्पेस एक्स द्वारा दुनिया भर के ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, स्टारलिंक। तो इसमें कई हजार आपके सैटेलाइट स्पेस में छोड़े जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज है हमारी ग्रेट कंजक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये इस बार साइंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ग्रेट कंजक्शन। 400 वर्षों बाद शनि और बृहस्पति में आकाश में महान संयोजन यानी कि ग्रेट कंजक्शन नामक एक खगोलीय घटना द्वारा निकटतम पाए जाने वाले दृश्य देखे गए और लोकप्रिय रूप से इसे क्रिसमस स्टार के रूप में जाना जाएगा। यानी कि इसे क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे क्रिसमस स्टार को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस स्टार किससे संबंधित है। तो आपको यूपीएससी बहुत अच्छी तरह से कंफ्यूज करना जानती है और वो कंफ्यूज कर भी सकती है। तो कंजक्शन वर्ड जो है ये स्पेस से रिलेटेड, स्पेस में दो प्लैनेट से रिलेटेड टकराव के मद्देनजर यूज किया जाता है या मिलन के संयोजन के मद्देनजर यूज किया जाता है। लेकिन कंजक्शन का वर्ड किसी भी दो ग्रहों के बीच के टकराव को के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन जहां ग्रेट कंजक्शन की बात आएगी तो ग्रेट वर्ड यहां पर प्लैनेट, दो ही प्लैनेट के लिए यूज किया जाता है जो कि शनि और बृहस्पति हैं। शनि और बृहस्पति के लिए ही केवल इन दो ग्रहों के लिए ही ग्रेट कंजक्शन का वर्ड यूज किया जाता है। अदरवाइज अगर किसी और दो अन्य ग्रहों की बात हो रही होगी तो वहां पर सिर्फ कंजक्शन का ही वर्ड यूज किया जाएगा। तो इन्हें क्रिसमस स्टार के रूप में भी जाना जाता है। एक संयोजन यानी कि एक कंजक्शन शनि और बृहस्पति के लिए अद्वितीय नहीं है। यानी कि कंजक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया, कंजक्शन वर्ड इनके लिए यूनिक नहीं है। शनि और बृहस्पति ग्रहों के लिए, ये किसी भी दो ग्रहों के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है कंजक्शन। लेकिन जो ग्रेट वर्ड है, ग्रेट कंजक्शन है, ये केवल इन्हीं दो ग्रहों के लिए ही यूज किया जाता है।
ये किसी भी घटना को दिया गया नाम है जहां ग्रह या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर आकाश में एक साथ बहुत करीब दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे टकराने वाले हैं। ये रियल में टकराते नहीं हैं, लेकिन इतने करीब होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये टकराने वाले हैं। ये इनका करीब दिखना इस वजह से होता है क्योंकि इनकी जो परिक्रमा है, इनका ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो इन सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो वो जब ओवरलैप करने वाले ओवरलैप के आसपास आते हैं, जब वो आप एक दूसरे के आसपास आते हैं कई वर्षों में, तो उस घटना को कंजक्शन वर्ड, उस घटना के लिए कंजक्शन वर्ड यूज किया जाता है। तो खगोलविद ग्रहों के आकार के कारण बृहस्पति और शनि के संयोजन के लिए महान शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सिर्फ इसी के आपका शनि और बृहस्पति के टकराव के लिए या संयोजन के लिए ही ग्रेट कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं। आगे है इसमें ग्रेट कंजक्शन लगभग 20 वर्षों में एक बार होता है। तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ग्रेट कंजक्शन कब होता है? 20 सालों में एक बार, क्योंकि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला समय, बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल लगते हैं और शनि को 30 साल, क्योंकि वो ज्यादा दूर है। देखिए जुपिटर आपका, मार्स जुपिटर आपका करीब है और सैटर्न आपका ज्यादा दूर है, यानी कि जितना दो ग्रह दूर होगा उसको सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। शनि की एक बड़ी कक्षा है, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि दूर है, सैटर्न दूर है सूर्य से, तो इसकी कक्षा जो होगी, इसका ऑर्बिट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और ये अधिक धीरे धीरे चलता है क्योंकि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उतना प्रभावित नहीं है जितना कि सूर्य के करीब जो ग्रह होते हैं। और सूर्य के करीब ग्रह कौन से कहलाते हैं? इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, शुक्र नहीं है इसमें, हाँ सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स, मंगल। तो ये चार ग्रह इनर प्लैनेट्स या इनको जूवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं। आउटर प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स को जूवियन प्लैनेट्स नहीं कहा जाता है, सॉरी, आउटर प्लैनेट्स को जूवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो अगली न्यूज है हमारी सोलर विंड हैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वर्ड है, टर्मिनोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? आपको लगेगा कि सोलर विंड से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साइबर अटैक है जो कि यूएस के कंप्यूटर सिस्टम पर हुआ है और यूएस के उस कंप्यूटर सिस्टम पर जो कि सारी सोलर प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है उन सोलर सिस्टम पे, यानी कि सोलर सिस्टम जहां से उनका रेगुलेट किया जाता है यूएसए का, उन सोलर सिस्टम के कंप्यूटर्स को किसी कंपनी द्वारा साइबर अटैक किया गया है। ये सोलर विंड, इसे आपूर्ति श्रृंखला हमला कहा जा रहा है, यानी कि सप्लाई चेन अटैक। संघीय सरकार या किसी निजी संगठन के नेटवर्क पर सीधा हमला करने के बजाय हैकर्स एक तृतीय पक्ष विक्रेता को लक्षित करते हैं जो उन्हें सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करता है। देखिए ये एक छोटी सी न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस तरह के साइबर अटैक्स में जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी देश की हेल्थ सिस्टम पर, यानी कि हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए क्या किया जाए, वहां के हेल्थ सिस्टम का जो भी डेटा है उसको हैक कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा, देखिए ना तो डायरेक्टली गवर्नमेंट पर अटैक किया गया, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी पर। क्या किया गया, गवर्नमेंट की सब्सिडरी यानी कि गवर्नमेंट की अलायंस किसी डिपार्टमेंट को अटैक कर दिया गया। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इसे थर्ड पार्टी अटैक कहा जाता है, थर्ड पार्टी अटैक। तो ये ज्यादा और खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे सप्लाई चेन को ही बाधित कर देते हैं। अगली न्यूज है हमारी डिजीबॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल 101% पूछा जा सकता है आपसे कि डिजीबॉक्स हाल ही में चर्चा में रहा, किसकी पहल है? तो इस निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए डिजीबॉक्स के संबंध में। ये नीति आयोग ने डिजीबॉक्स इंडिया की अपनी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस शुरू की है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज इसी देखिए यही टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके सिलेबस में से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता होगा आपके सिलेबस में कंप्यूटर का पोर्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड ये वर्ड है क्लाउड स्टोरेज। ये टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पर भी बेस्ड है। तो क्लाउड स्टोरेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कितनी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीमेल जो है गूगल, वो कितनी क्लाउड सर्विस की आपको क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि 15 GB की सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको पैसा पे करना होगा। तो नीति आयोग ने क्या किया है, डिजीबॉक्स नाम की ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा शुरू की है। ये क्या है डिजीबॉक्स? ये एक मेड इन इंडिया डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, फाइल शेयरिंग सर्विस और क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म अपनी तरह का पहला मेक इन इंडिया, स्टोर इन इंडिया डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सास उत्पाद है, सास प्रोडक्ट। अब आपको पता होना चाहिए सास क्या होता है, अभी बताते हैं आगे। जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा स्थानीयकरण प्राथमिकताओं के अनुरूप है। देखिए डेटा को लोकलाइज्ड करने के लिए और डेटा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने ये अपना इनिशिएटिव शुरू किया है, ताकि देखिए जैसे कि हम अपना बहुत से डॉक्यूमेंट्स
गूगल ड्राइव पर सेव कर देते हैं, गूगल ड्राइव। तो ये क्या है, ये गूगल की 15 GB की स्टोरेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसका ये यहाँ पर लोकलाइज नहीं होती है। ये कहाँ लोकलाइज करते हैं इसको, ये कहाँ स्टोर करता है गूगल अपने यूएसए में, अपने हेडक्वार्टर में इसको सेव करता है। तो गवर्नमेंट ने इसी डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपना क्लाउड स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है, ताकि इंडियंस का जो डेटा है वो इंडियन में ही लोकलाइज्ड रहे। तो SaaS क्या है अब यहाँ पर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में SaaS कहा जाता है। सॉफ्टवेयर वितरण, लड़कियों को बहुत जल्दी याद रह जाएगा ये SaaS। लाइसेंसिंग की एक विधि है, ये सॉफ्टवेयर वितरण और लाइसेंसिंग की एक विधि है जिसमें व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर खरीदे और स्थापित करने के बजाय सदस्यता के माध्यम से सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन एक्सेस किया जाता है। देखिए क्या किया जाता है इसमें, कि जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर 50,000 रुपए का है, तो उसको बहुत से लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया जाता है, इसकी मेंबरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपको 500 रुपए पर मंथ में मेंबरशिप दे दी जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपको जैसे 6 महीने की मेंबरशिप या 1 महीने की मेंबरशिप आपको 500 रुपए में दे दी जाएगी, तो आप 500 रुपए में 6 महीने या 1 महीने उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्या कहलाता है, मेंबरशिप। और अगर आप 50,000 रुपए पे करेंगे तो आप पूरी तरह उसको एप्लीकेशन को ही खरीद लेंगे। तो इसमें SaaS सिस्टम में क्या होता है, एप्लीकेशन को बेचने के बजाय इसको मेंबरशिप पे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप बहुत से सॉफ्टवेयर देखते होंगे कि उसमें मेंबरशिप, जैसे कि Amazon की है मेंबरशिप, आप Amazon का जो OTT से प्लेटफॉर्म है, तो OTT प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड ये जैसे मेंबरशिप ली जाती है। इसी तरह जी की मेंबरशिप है, इसी तरह बूट की मेंबरशिप्स हैं। तो ये सारे मेंबरशिप वाले प्लेटफॉर्म हैं। तो ये लेकिन अलग सिस्टम है SaaS में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर की जो सुविधाएं हैं वो मेंबरशिप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, ना कि पूरी तरह सॉफ्टवेयर को बेचकर। इसमें ही आगे है, सेवा की कीमत प्रतिस्पर्धी है क्योंकि कंपनी मुफ्त 20 GB क्लाउड स्टोरेज, देखिए नीति आयोग ने क्या किया है डिजीबॉक्स के संबंध में, डिजीबॉक्स में 20 GB का क्लाउड स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके बाद केवल 30 रुपए प्रति माह, यानी कि 30 रुपए का आप शुल्क देकर, फीस देकर 100 GB तक का क्लाउड स्टोरेज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 20 GB से आपको ऊपर डेटा चाहिए स्टोरेज के लिए, तो आप 30 रुपए का मात्र शुल्क देकर 100 GB तक का क्लाउड स्टोरेज सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब डिजीबॉक्स की वर्तमान उपलब्धता क्या है, यह वर्तमान में केवल एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि कंपनी ने पुष्टि की है कि यह सेवा जल्द ही iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी, iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षा सुविधाएं, कंपनी के अनुसार सेवा में कनेक्शन इंक्रिप्शन है, यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे व्हाट्सएप एनक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई मैसेज किसी को अपने जैसे किसी से आप बात करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप उसको मैसेज टेक्स्ट करते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या होगा, एनक्रिप्शन में ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए पूछा कि हाउ आर यू, ऐसे ही बिल्कुल एकदम डिक्टो हाउ आर यू, वहां पर जाने से पहले जो बीच में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहां पर एनक्रिप्टेड हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ कोड वर्ड में इसको शो करेगा, ताकि जो बीच के जो यूजर हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप के जो एम्प्लॉय है वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, वो इस डेटा को यानी कि इस टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाए, और दोबारा जैसे ही वो रिसीवर जो होगा जिसको आपने मैसेज सेंड किया है वहां पर जैसे ही ये रिसीव किया जाएगा मैसेज, ऑटोमेटिकली ही ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, एनक्रिप्शन से इसका एनक्रिप्शन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हाउ आर यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने पुष्टि की है कि सभी डेटा देश में संग्रहित किया जा रहा है। देखिए इसमें इस प्लेटफॉर्म पर संग्रहित सभी फाइलें डेटाबेस स्तर पर एनक्रिप्टेड होंगी। सेवा SSL यानी कि SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर फाइल एनक्रिप्शन के लिए समर्थन प्रदान करने का दावा करता है। अगली न्यूज है रुथेनियम 106। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने ऑक्यूलर ट्यूमर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी रुथेनियम 106 पट्टिका के रूप में नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है। अब आपको यह पता होना चाहिए रुथेनियम 106 क्या है। ऑक्यूलर नेत्र यानी कि ऑक्यूलर ट्यूमर जो होता है, ऑक्यूलर किसे कहते हैं, ऑक्यूलर होता है आपका आई रिलेटेड, नेत्र संबंधी, आई रिलेटेड जो टर्म होता है वो उससे ऑक्यूलर से संबंधित होता है। ये आंख के अंदर के ट्यूमर होते हैं, ये वे कोशिकाओं के संग्रह हैं जो असामान्य रूप से बढ़ती हैं और गुणन करती हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करती हैं, और इनका द्रव्यमान, इनका मास भी बढ़ता चला जाता है। ऑक्यूलर ट्यूमर के लिए विकिरण और कीमोथेरेपी दो सामान्य प्रकार के उपचार हैं। विकिरण यानी कि रेडिएशन, और कीमोथेरेपी जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती है। विकिरण प्रोटॉन बीम विकिरण या आंख पर विकिरण पट्टिका लगाने के रूप में हो सकता है। अब रुथेनियम 106 ये दुर्लभ भारी धातु यानी कि हैवी मेटल है। रुथेनियम का एक रेडियोधर्मी रूप है। ये रुथेनियम का एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव फॉर्म है जो प्लेटिनम के समान प्लेटिनम समूह धातु है। रुथेनियम 106 यूरेनियम 205 के विखंडन या विभाजन से उत्पन्न होता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है रुथेनियम 106 को। यूरेनियम का प्रकार
परमाणु विखंडन रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह खर्च किए गए परमाणु ईंधन में पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या फायदा होता है कि यूरेनियम 235 को रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज में बिजली उत्पादन के लिए किसको यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 को। तो जब 235 को यूज किया जाता है विखंडन के लिए, यानी कि फिजन के लिए, जब फिजन के लिए यूज किया जाता है तो इससे जो जो यूरेनियम यूज किया जा रहा है उसी के विखंडन के बाद क्या बन जाता है? रुथेनियम 106। तो इससे डबल फायदा होगा। इसका उपयोग कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए, विशेष रूप से आंख और त्वचा के ट्यूमर के लिए दवा में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी किया जाता है, जो उपग्रह को शक्ति प्रदान करते हैं। अगली न्यूज है हमारी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसने घोषणा की है कि वो अपना पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषा में से किसी एक में मुफ्त आईडीएन इंटरनेशनल डोमेन नेम की पेशकश करेगा। अब ये क्या है? निक्सी कंपनी जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ के लिए नहीं संगठन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। धारा 8 के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 के तहत, और इसे 2003 में पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि देश के भीतर घरेलू यातायात को अमेरिका विदेश में ले जाने के बजाय रूट किया जा सके, यानी कि यहीं पर ही इसको रूट किया जा सके। फिर है निक्सी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय नागरिकों तक इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए कार्य करता है। इसका पहला कार्य है इंटरनेट एक्सचेंज, जिसके माध्यम से आईएसपी और सामग्री वितरण नेटवर्क के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत के लिए आईएन देश कोड डोमेन और आईडीएन डोमेन की रजिस्ट्री, प्रबंधन और संचालन, और इंटरनेट नामों और नंबरों के लिए भारतीय रजिस्ट्री, जिसे इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स INN। इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन और संचालन IPv4 और IPv6। ये आपको पता होना चाहिए IPv4 किस लिए, कि इसका क्या यूज है और IPv6 का क्या यूज है। तो आगे इसमें देखते हैं इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स। ये क्या है? ये गैर लाभकारी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। निक्सी के तहत कार्यरत एक प्रभाग है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसे पहले राष्ट्रीय इंटरनेट एजेंसी रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। इसका कार्य क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोगियों को IP पते और स्वायत्त प्रणाली SS संख्या और इंटरनेट से संबंधित जानकारी के आवंटन और पंजीकरण की सेवाएं प्रदान करता है। ये NIR क्षेत्रीय इंटरनेट रजिस्ट्री के तहत एक इकाई है, जो एशिया प्रशांत नेटवर्क सूचना केंद्र है। निक्सी को 2012 में एपनिक क्या है? एशिया प्रशांत नेटवर्क सूचना केंद्र, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा भारत के लिए NIR बनने के लिए मान्यता दी गई थी। अगली न्यूज है हमारी 5G टेक्नोलॉजी से। 5G मल्टी GBS उच्च गति अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो क्या होती है? अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि बहुत कम देरी, यानी कि बाधा बहुत कम, यानी कि जैसे ही आप इनपुट देंगे, किसी भी कंटेंट को इनपुट देंगे इंटरनेट पर, तो फौरन ही वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो विशाल क्षमता और अधिक समान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। 5G में बैंड कितने हैं? 5G में मुख्य रूप से 3 बैंड काम करते हैं, अर्थात निम्न यानी कि लो, मध्य यानी कि मिडिल, और तीसरा होता है आपका उच्च यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। तीन तरह के इसमें बैंड काम करते हैं, जिसमें से सभी के अपने अपने उपयोग और इसकी सीमाएं भी होती हैं। लो बैंड स्पेक्ट्रम क्या करता है? इसने इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज की कवरेज और गति के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि अधिकतम गति इसमें 100 Mbps तक होती है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक। मिड बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? ये निम्न बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है, लेकिन कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के प्रवेश के मामले में इसकी सीमाएं हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो आपकी हाई बैंड स्पेक्ट्रम की होती है। अब अभी हम आपको इसका डिफरेंस बताते हैं, बहुत इजी सा। इसमें तीनों बैंडों की गति सबसे अधिक होती है, लेकिन इसमें बेहद सीमित कवरेज और सिग्नल प्रवेश शक्ति होती है। देखिए, सबसे कम स्पीड किसकी होती है इन तीनों में? लो बैंड की, और सबसे ज्यादा हाई बैंड की। लेकिन सबसे हाई रेंज यानी कि हाई एक्सपेंशन किसका होता है? सबसे ज्यादा दूर तक सर्विस कौन प्रोवाइड कर सकता है? लो बैंड स्पेक्ट्रम। लेकिन सबसे कम दूरी तक कौन कर सकता है? हाई बैंड। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जैसे कि आप इसको कछुए और खरगोश की कहानी से याद रख सकते हैं। कछुआ हल्के हल्के चलता है, इसलिए बहुत दूर तक चल सकता है, और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए ज्यादा देर दौड़ नहीं पाता है या ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाता है। तो आप इसको इस तरह भी कहानी के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि हाई बैंड जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्पीड तो बहुत तेज होगी, लेकिन उसकी दूरी यानी कि एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होगा, उसका विस्तार ज्यादा नहीं होगा। लो बैंड की स्पीड ज्यादा कंपैरेटिवली कम होती है, 100 मेगाबिट्स तक होती है, लेकिन इसकी दायरा, इसका विस्तार बहुत दूर तक होता है। आगे है इसका ये
इसका एक छोटा सा इंफोग्राफिक्स है। 1G 5G देखिए, 1G आपका 1980 में आया था, 2G आपका 1990, 3G सन 2000, 4G 2010 और 5G 2020 में। अगली और लास्ट न्यूज आज की हमारी OTT प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा इस पर कोर्ट केस चल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है और कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। तो आपको पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। भारत विज्ञान राष्ट्र की विज्ञान और प्रौद्योगिकी OTT चैनल ने अपने अस्तित्व का दूसरा वर्ष पूरा किया। ये क्या है? ये एक इंटरनेट आधारित विज्ञान ओवर द टॉप टीवी चैनल है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की एक पहल है। कार्यान्वयन इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये 24/7 वीडियो प्लेटफॉर्म विशेष रूप से भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक परिवेश के साथ वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रसार के लिए समर्पित है। इस पहल को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद DST द्वारा समर्थित किया गया है। तो हमारा ये आज के लेक्चर में इतना ही करंट अफेयर्स है। हमारे 2 लेक्चर और आएंगे, जैसे कि आज हमने जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की दृष्टि से या हमने जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का। और बाकी जो हमारा 5 महीने का करंट अफेयर्स बचा हुआ है उसको हम मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक लेक्चर आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा और एक लेक्चर परसों, और साथ साथ हमारा डेली शाम को 5 बजे आपको अकाउंट्स के MCQs या किसी अन्य सब्जेक्ट के MCQs हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।